नमस्ते। कभी सोचा है कि हम क्यों हंसते हैं? मतलब कॉमेडी तो हर जगह है। टीवी शोज, दोस्तों के बीच मजाक, कोई फिसल जाए तो हंसी आ जाती है ना? हाँ बिल्कुल। और कभी कभी वो तेज सटायर भी जो हंसाता भी है और सोचने पर मजबूर भी कर देता है। एग्जैक्टली। लेकिन ये हंसी सिर्फ एक पल भर का रिएक्शन नहीं है। इसके पीछे बहुत कुछ है। सही कहा। ये समझने जैसा है कि आखिर कुछ चीजें हमें फनी क्यों लगती हैं, क्या चल रहा होता है हमारे दिमाग में। हाँ, और आज हम इसी पर थोड़ी गहरी बात करने वाले हैं। ये सिर्फ हंसी मजाक नहीं, बल्कि कॉमेडी के पीछे की फिलॉसफी को समझने की कोशिश है। बिल्कुल। कॉमेडी का हमारी सोच पर, समाज पर, सही गलत की हमारी समझ पर क्या असर होता है, ये सब देखेंगे। तो आज का मकसद है इस हंसी के पीछे छिपे गहरे मतलबों को थोड़ा टटोलना। जरूर। और ये समझना कि हास्य यानी ह्यूमर को गंभीरता से लेना क्यों जरूरी है, ये सिर्फ टाइम पास नहीं है। अच्छा, पहली बात तो यही है, कॉमेडी को अक्सर लोग हल्के में लेते हैं ना, बस मनोरंजन। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिलोसोफर्स ऐसा नहीं सोचते। फिलॉसफी इसे एक जरूरी, एक महत्वपूर्ण इंसानी गतिविधि मानती है। क्यों? मतलब क्या खास है इसमें? सोचिए, कॉमेडी कैसे दुनिया की कमियों को, पाखंड को या अजीब बातों को एकदम चुटकियों में सामने रख देती है। हाँ, ये बात तो है। एक छोटा सा मजाक या कार्टून कई बार बहुत बड़ी बात कह जाता है। बिल्कुल। और वो साथ में हंसने वाली बात, शेयर्ड लाफ्टर, वो कैसे लोगों को जोड़ता है। एक तरह का सोशल ग्लू है वो। सही। ग्रुप्स को मजबूत करता है और शायद समाज के नियम बनाए रखने में भी मदद करता है, जैसे मजाक उड़ाकर। हाँ बिल्कुल। कोई गलती करे तो उसका मजाक बन जाता है, एक तरह की सोशल करेक्शन भी है। और मुश्किल वक्त में, हाँ, मुश्किल वक्त में तो हंसी एक सहारा बन जाती है, डर या दुख से निपटने का तरीका। एग्जैक्टली। तो इसलिए फिलॉसफी इसे सिर्फ मनोरंजन नहीं मानती, इसे समझने लायक मानती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम हंसते क्यों हैं? मतलब इसके पीछे क्या थ्योरीज हैं? ये सोचना भी अजीब है कि प्लेटो जैसे पुराने विचारक तो संगीत और कला को लेकर थोड़े शक में थे। हाँ, कि भावनाओं को भटका सकते हैं। हंसी को लेकर भी शुरू में शायद ऐसे ही विचार रहे होंगे। लेकिन हाँ, हम हंसते क्यों हैं इस पे बहुत सोचा गया है। तो क्या है मुख्य सिद्धांत? देखिए, एक सबसे पुराना और सीधा सिद्धांत है सुपीरियोरिटी थ्योरी, श्रेष्ठता का सिद्धांत। सुपीरियोरिटी मतलब? हॉब्स जैसे विचारकों ने इसकी बात की। आसान भाषा में कहें तो हम दूसरों की गलतियों, बेवकूफियों या कह लीजिए दुर्भाग्य पर इसलिए हंसते हैं क्योंकि उस पल हम खुद को उनसे बेहतर, उनसे सुपीरियर महसूस करते हैं। ओ अच्छा, जैसे वो क्लासिक उदाहरण है केले के छिलके पे फिसलने वाला। बिल्कुल। कोई फिसला, गिरा, हम हंसे। क्यों? क्योंकि वो गिरा, हम नहीं। उसकी डिग्निटी थोड़ी कम हुई और हमें अंदर ही अंदर एक सुपीरियोरिटी का एहसास हुआ। हाँ हाँ, समझ गया। ये मजाक उड़ाने वाली हंसी, या वो जो शब्द है शार्डन फ्रॉइड। हाँ, शार्डन फ्रॉइड, यानी दूसरों के दुख में मजा लेना। ये थ्योरी उसे अच्छे से समझाती है, लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं। क्या सीमाएं? ये नहीं समझा पाती कि हम किसी चालाक वर्ड प्ले पे क्यों हंसते हैं, या किसी स्मार्ट कार्टून पर जहां कोई सीधा सीधा विक्टिम नहीं होता जिस पर हम सुपीरियर महसूस कर सकें। सही पॉइंट है। तो फिर और क्या थ्योरीज हैं? मैंने इनकॉन्ग्रुइटी थ्योरी के बारे में सुना है, असंगति। हाँ, ये बहुत प्रभावशाली सिद्धांत है। कांट और शोपेनहावर जैसे दार्शनिकों ने इसके अलग अलग वर्जन दिए हैं। तो ये क्या कहती है? इसके मुताबिक हास्य तब पैदा होता है जब हमारी उम्मीदों और असलियत के बीच एक मिसमैच होता है, एक असंगति, इनकॉन्ग्रुइटी होती है। मतलब थोड़ा और समझाइए। मतलब हम कुछ उम्मीद कर रहे होते हैं और अचानक कुछ और हो जाता है जो हमारी उम्मीद से बिल्कुल अलग है। हमारा दिमाग इस गड़बड़ी या असंगति को अचानक पकड़ लेता है, और वो आहा मोमेंट जब दिमाग उस पहेली को सुलझाता है, वही मजेदार होता है। अच्छा, जैसे कोई चुटकुला सुन रहे हो और पंच लाइन एकदम अनएक्सपेक्टेड हो, वो दिमाग को क्लिक करता है। बिल्कुल। वो कनेक्शन बनाने में दिमाग को मजा आता है। लेकिन यहाँ भी एक पेंच है। क्या? हर हैरानी या सरप्राइज तो मजेदार नहीं होती है ना, कुछ तो डरावनी भी हो सकती है। हाँ, ये तो है। तो फिर? तो इनकॉन्ग्रुइटी थ्योरी के लोग कहते हैं कि हंसी के लिए जरूरी है कि ये असंगति हानि रहित या बनायन तरीके से रिजॉल्व हो। मतलब वो मिसमैच हमें खतरनाक या थ्रेटनिंग ना लगे। ओके, मतलब सरप्राइज हो पर सेफ सरप्राइज। एक तरह से हाँ। अगर सरप्राइज बहुत ज्यादा चौंकाने वाला या डरावना हो तो हंसी नहीं आएगी, शायद डर लगेगा। ठीक है, ये भी समझ आया। सुपीरियोरिटी हो गई, इनकॉन्ग्रुइटी हो गई, और एक रिलीफ थ्योरी भी है शायद, फ्रॉइड वाली। हाँ,
रिलीफ थ्योरी। इसके मुताबिक हंसी दबी हुई नर्वस एनर्जी या मानसिक तनाव, टेंशन को बाहर निकालने का एक तरीका है, जैसे प्रेशर कुकर की सीटी। अच्छा, मतलब टेंशन रिलीज करने के लिए हंसते हैं। हाँ, फ्रॉइड का मानना था कि हास्य हमें उन वर्जित विषयों जैसे सेक्स या गुस्सा पर बात करने या सोचने का मौका देता है जिन पर हम खुलकर बात नहीं कर पाते। इन विषयों से जुड़ा जो तनाव होता है वो हंसी के जरिए बाहर निकलता है। तो शायद इसीलिए वो जो मुश्किल हालात में मजाक करते हैं, गैलोज ह्यूमर जैसे कहते हैं, वो काम करता है भारी टेंशन को हल्का करने के लिए। हाँ, ये उसका एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। लेकिन इस थ्योरी की भी अपनी कमियां हैं। क्या कमी है इसमें? हर हंसी तनाव कम करने के लिए नहीं होती। कभी कभी कोई हल्का फुल्का मजाक या गुदगुदी तो उल्टा शारीरिक उत्तेजना बढ़ा देती है, कम नहीं करती। तो मतलब कोई एक थ्योरी सब कुछ नहीं समझा सकती? बिल्कुल नहीं। इसीलिए आजकल एक और थ्योरी की काफी चर्चा होती है, बेनाइन वायोलेशन थ्योरी। बेनाइन वायलेशन थ्योरी, ये क्या है? क्या ये इन पुरानी थ्योरीज को जोड़ती है? हाँ, कुछ हद तक। ये कहती है कि कोई चीज हमें फनी तब लगती है जब वो एक ही समय पर दो शर्तें पूरी करती है। क्या है वो दो शर्तें? पहली, वो किसी नियम, उम्मीद, सामाजिक दायरे या यहाँ तक कि शारीरिक सीमा का उल्लंघन, वायोलेशन करती हो। ठीक है, वायलेशन। और दूसरी? दूसरी ये कि वो उल्लंघन हानि रहित, मतलब सेफ, या हमसे थोड़ा दूर महसूस होता हो। उदाहरण? जैसे मान लीजिए कोई दोस्त मजाक में आपकी कुर्सी खींच ले, आप गिरने से बाल बाल बचे। यहाँ बैठने के नियम का वायोलेशन हुआ, पर आपको चोट नहीं लगी तो वो बेनाइन था, शायद हंसी आ जाए। लेकिन अगर सच में गिर जाऊं और चोट लग जाए? तो वो वायलेशन बेनाइन नहीं रहा, वो हार्मफुल हो गया। तब हंसी नहीं आएगी, गुस्सा आएगा या दर्द होगा। अच्छा, तो वायलेशन भी हो और वो सेफ भी लगे, ये इंटरेस्टिंग है। और ये थियरी शायद वो पंचिंग अप और पंचिंग डाउन वाली बात को भी समझाती है। हाँ, बेकुर्त। ताकतवर का मजाक उड़ाना, पंचिंग अप, अक्सर ज्यादा स्वीकार्य होता है क्योंकि वो वायलेशन शायद ज्यादा बेनाइन महसूस होता है। लेकिन कमजोर का मजाक उड़ाना अक्सर हार्मफुल लगता है, बेनाइन नहीं। सही। और इसमें कॉन्टेक्स्ट, टाइमिंग, ऑडियंस, ये सब भी आ जाता होगा। हाँ, ये थियरी इन चीजों पर बहुत जोर देती है। एक ही मजाक एक ग्रुप को फनी लग सकता है, दूसरे को ऑफेंसिव। तो संक्षेप में कोई एक मास्टर चाबी नहीं है। कॉमेडी बहुत तरह की है, सटायर, स्लैपस्टिक, आयरनी, डार्क ह्यूमर, पंस, और ये सब शायद इन अलग अलग थ्योरीज के एलिमेंट्स को मिला जुला कर इस्तेमाल करती हैं। ये तो हुई थ्योरीज, पर जब हम हंसते हैं तो दिमाग और शरीर में एक्चुअली होता क्या है? कॉग्निटिव लेवल पर या बायोलॉजिकल लेवल पर? दिमागी तौर पर देखें तो हास्य समझने में पैटर्न पहचानना, अनुमान लगाना, और फिर जब उम्मीद टूटती है, इनकॉन्ग्रुइटी, तो मतलब को तेजी से दोबारा समझना, ये सब शामिल है। और जब दिमाग ये पहली सुलझा लेता है, हाँ, और उससे हानि रहित पाता है, तो वो इसे एक रिवॉर्ड की तरह लेता है। खुशी महसूस होती है, पॉजिटिव इफेक्ट आता है। और बॉडी में क्या होता है? हंसी तो फिजिकल भी बहुत है। बिल्कुल, इसमें हमारी सांस लेने का पैटर्न बदलता है, चेहरे की मांसपेशियां, शरीर की मांसपेशियां काम करती हैं, हमारे इमोशनल सेंटर्स जैसे लिम्बिक सिस्टम वो एक्टिवेट होते हैं, दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम भी। और ये फैलती भी है, कंटेजियस होती है हंसी। हाँ, दूसरों को हंसता देखकर हमें भी हंसी आ जाती है। ये सोशल बॉन्डिंग का हिस्सा है शायद। और छोटे बच्चे, वो तो बोलना सीखने से पहले हंसना सीख जाते हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हंसी शायद भाषा से भी पुरानी है, और इसका खेल, प्ले और सामाजिक जुड़ाव, बॉन्डिंग से कितना गहरा रिश्ता है। तो फिर एवोल्यूशन के नजरिए से इसका क्या फायदा रहा होगा? क्यों बनी ये हंसी? इसके कई संभावित कारण सोचे गए हैं। एक तो हमने बात की सामाजिक बंधन, सोशल बॉन्डिंग। साथ में हंसना ग्रुप को जोड़ता है, सहयोग बढ़ाता है। हाँ, ट्रस्ट बिल्ड करता है। दूसरा शायद साथी चुनने, मेट सिलेक्शन में भी रोल हो। सेंस ऑफ ह्यूमर अक्सर आकर्षक माना जाता है ना? हाँ, कहते तो हैं, शायद इंटेलिजेंस या क्रिएटिविटी का सिग्नल माना जाता हो सकता है। और एक और फंक्शन, नियम लागू करना, नॉर्म इन्फोर्समेंट। मजाक उड़ाकर, जैसा हमने कहा, गलत व्यवहार करने वालों को सुधारा जा सकता है बिना सीधे टकराव के। हाँ, सोशल प्रेशर का एक तरीका। और क्या ये हमें मुश्किल या टैबू चीजों के बारे में सेफली सोचने देता है? हाँ, ये भी एक जरूरी फंक्शन हो सकता है। हास्य समूहों को खतरनाक या संवेदनशील विचारों पर सुरक्षित माहौल में चर्चा करने, उन्हें एक्सप्लोर करने का मौका दे सकता है। मजाक में कहीं बात उतनी छुपते नहीं। तो ये सारे फंक्शंस, बॉन्डिंग, मेट सिलेक्शन, नॉर्म एनफोर्समेंट,
सेफ एक्सप्लोरेशन, ये सब मिलकर काम करते होंगे। बिल्कुल, असल जिंदगी में ये सब जुड़े हुए हैं। ये तो हुई सामाजिक बात, लेकिन क्या कॉमेडी का कोई नैतिक या ज्ञान संबंधी रोल भी है? क्या ये हमें कुछ सिखा सकती है, बेहतर बना सकती है? हाँ बिल्कुल, सोचिए सैटायर के बारे में। व्यंग, अच्छी सैटायर क्या करती है? पाखंड को, अन्याय को, सत्ता के गलत इस्तेमाल को उजागर करती है। हाँ, पैरोडी भी तो यही करती है, बड़े बड़े लोगों या चीजों का मजाक बनाकर उनका अहंकार कम करती है। सही कहा। और आयरनी, वो हमें चीजों की जटिलता दिखाती है, आसान जवाबों से आगे सोचने पर मजबूर करती है। तो इस तरह देखें तो कॉमेडी ज्ञानवर्धक, एपिस्टेमोलॉजिकली वैल्यूएबल हो सकती है। कैसे? मुद्दों को एक नए यादगार तरीके से पेश करके ये हमारी बनी बनाई सोच को चुनौती दे सकती है और हमें दोबारा सोचने पर मजबूर कर सकती है। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है ना? कॉमेडी नुकसान भी तो पहुंचा सकती है। ओह हाँ बिल्कुल, कॉमेडी का इस्तेमाल पूर्वाग्रहों को फैलाने, रूढ़ियों को मजबूत करने और कमजोर ग्रुप्स को निशाना बनाने के लिए भी किया जा सकता है। मजाक की आड़ में नफरत या भेदभाव को नॉर्मलाइज किया जा सकता है। तो यहीं पर वो मुश्किल सवाल आता है, क्या हास्य सच बताने का एक जरिया हो सकता है? क्या हंसी अपने आप में एक तरह की फिलोसॉफिकल इंसाइट्स दे सकती है? कई दार्शनिक मानते हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है, खासतौर पर जब सैटायर उन गहरे विरोधाभासों या सच्चाइयों को पकड़ती है जिन्हें शायद सीधा लॉजिक उतनी असरदार तरीके से न दिखा पाए। हंसी हमें चीजों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने में मदद कर सकती है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये सब होता कैसे है? मतलब वो कौन सी टेक्निक्स हैं जो कॉमेडियन इस्तेमाल करते हैं? आपने जिक्र किया था मिसडायरेक्शन, एग्जैजुरेशन। हाँ, कॉमेडियन कई तरह के टूल्स इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत कॉमन है गुमराह करना और फिर अचानक मोड़ देना, मिसडायरेक्शन, सेटअप पंचलाइन। एक उम्मीद बनाना और फिर उसे तोड़ देना, क्लासिक चुटकुला फॉर्मेट। और अतिशयोक्ति, एग्जैजुरेशन, हाइपरबोली, चीजों को बड़ा चढ़ाकर बताना। बिल्कुल, इससे चीजों की अब्सर्डिटी, उनका बेतुकापन सामने आता है। इसका उल्टा भी होता है, अल्पीकरण, अंडरस्टेटमेंट, किसी बड़ी बात को बहुत हल्के में कहना जिससे मजेदार कॉन्ट्रास्ट पैदा हो। हाँ, और रेपिटेशन एंड एस्केलेशन, बार बार दोहराना और बढ़ाते जाना। हाँ, एक लय बनाना और फिर उसे तोड़ना या बढ़ाते जाना जब तक वो फनी ना हो जाए। और कॉल बैक, हाँ, जब कोई पुराना जोक दोबारा आता है और सब हंसते हैं क्योंकि उन्हें वो कनेक्शन याद है। बिल्कुल, वो एक इनसाइड जोक जैसा फील देता है ऑडियंस को। और हाँ, टाइमिंग और लय, टाइमिंग एंड रिदम बहुत बहुत जरूरी है। कब बोलना है, कब रुकना है, कितनी तेजी से। हाँ, पॉज भी उतना ही जरूरी है जितना बोलना। एग्जैक्टली। और एक और है, फ्रेम की असंगति, इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ फ्रेम्स। किसी विचार या सिचुएशन को एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड कॉन्टेक्स्ट में रख देना। तो ये सारी टेक्निक्स मिलके ही अलग अलग तरह की कॉमेडी बनाती हैं। सैटायर, स्लैपस्टिक, पैरोडी, डेडपैन। बिल्कुल, हर जॉनर इन टूल्स का अपने मिक्सचर से इस्तेमाल करता है। और यहीं पर एथिक्स का सवाल और भी पेचीदा हो जाता है। कैसे? कि इन टेक्निक्स का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, किसको निशाना बनाया जा रहा है, वो पंचिंग अप बनाम पंचिंग डाउन वाली बात। हाँ, मतलब सत्ता में बैठे लोगों या मजबूत संस्थाओं का मजाक उड़ाना पंचिंग अप ज्यादा ठीक क्यों माना जाता है, और कमजोर ग्रुप्स का मजाक उड़ाना पंचिंग डाउन क्यों प्रॉब्लमेटिक हो सकता है? क्योंकि इसमें पावर डायनामिक शामिल है। जब आप ताकतवर का मजाक उड़ाते हैं तो आप अक्सर अन्याय या पाखंड को चुनौती दे रहे होते हैं, एक तरह से बराबरी लाने की कोशिश। और जब कमजोर का मजाक उड़ाते हैं तो आप मौजूदा पूर्वाग्रहों को और मजबूत कर सकते हैं या उन्हें और चोट पहुंचा सकते हैं। हालांकि ये हमेशा इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। इरादा क्या है, नतीजा क्या हो रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है, ये सब मायने रखता है। ये बड़ा मुश्किल बैलेंस है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नुकसान से बचाने के बीच। कॉमेडियन कहते हैं उनका काम है असहज करना। हाँ, और आलोचक कहते हैं कि शब्दों से भी रियल हार्म हो सकता है, डिग्निटी हर्ट हो सकती है। और कॉन्टेक्स्ट बहुत बहुत जरूरी है। एक मजाक दोस्तों के बीच ठीक हो सकता है पर पब्लिक में नहीं। और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी। हाँ बिल्कुल, हिस्टोरिकल एम्बेडेडनेस। चुटकुले हवा में नहीं होते, उनका एक इतिहास होता है। कॉमेडियन को इस बात के प्रति संवेदनशील होना चाहिए कि उनके शब्द कहीं पुराने जख्मों को ना कुरेदें। तो फिलॉसफी कोई रूल बुक देती है इस पर कि ये फनी है ये नहीं?
नहीं, फिलॉसफी कोई सीधा नियम नहीं बताती। वो हमें वैल्यूज को तौलना सिखाती है। सच कहने की वैल्यू, आर्टिस्टिक फ्रीडम की वैल्यू, सहानुभूति की वैल्यू, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वैल्यू। इनके बीच बैलेंस कैसे बने, ये सवाल हमेशा रहेगा। और राजनीति में कॉमेडी का क्या रोल है? ये तो बहुत पावरफुल टूल हो सकता है, या गंभीर मुद्दों को ट्रिविलाइज बना सकता है। ये एक खतरा है। अगर कॉमेडी सिर्फ मजाक उड़ाकर रह जाए और सीरियस प्रॉब्लम्स को छोटा दिखा दे, तो वो नुकसान कर सकती है। अगर वो सिर्फ निराशा या उदासीनता को बढ़ावा दे कि सब बेकार है, कुछ नहीं हो सकता, तो वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। तो कब हास्य एक हेल्दी क्रिटिसिज्म है और कब वो सिर्फ सस्ता नकारवाद, नाइलिज्म? इसका जवाब शायद कॉमेडी की क्वालिटी, उसके इंटेंट और उसके कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। क्या वो सिर्फ हंसाकर चुप करा रही है, या हंसी के साथ सोचने और सवाल पूछने को भी उकसा रही है? तो ये सारी बातें सुनने के बाद अगर कोई कॉमेडियन या राइटर सुन रहा हो, तो उसके लिए क्या टेक अवे हो सकता है? शायद एक जरूरी बात यह है कि अपने वायलेशन को अपनी टारगेट ऑडियंस के लिए बिनाइन कैसे बनाया जाए, इस पर ध्यान दें। टाइमिंग और ब्रेविटी का सम्मान करें। अपने दर्शकों को समझ लें, कॉमेडी बहुत कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है। और कोशिश करें कि पंच अप करें। हाँ, जब संभव हो, और जब कमजोर ग्रुप्स की बात आए तो ज्यादा सावधान रहें, ज्यादा सोचें। और हम जैसे दर्शकों या आलोचकों के लिए क्या टेक अवे है? शायद हमें कॉमेडी की मल्टीपल भूमिकाओं को पहचानना चाहिए। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये बॉन्डिंग है, क्रिटिसिज्म है, थॉट प्रोवोकेशन है। हमें इंटेंट और इम्पैक्ट दोनों को देखना चाहिए। मतलब व्यंग से चुनौती स्वीकार करने को तैयार रहें। हाँ, लेकिन जब हास्य नुकसान पहुंचाए तो उसे जवाबदेह ठहराने से भी पीछे न हटें। एक बैलेंस नजरिया रखें। तो कुल मिलाकर कॉमेडी वाकई एक कॉम्प्लेक्स चीज है। सोच, भावना, समाज, नैतिकता सबके चौराहे पर खड़ी है। बिल्कुल, ये खुशी का जरिया भी है और आलोचना का हथियार भी। मरहम भी लगा सकती है और जख्म भी दे सकती है। और शायद कॉमेडी को समझना हमें इंसान होने का मतलब समझने में भी मदद करता है। हाँ, हम ऐसे प्राणी हैं जो सोचते हैं, उम्मीदें लगाते हैं, गलतियां करते हैं, और फिर शायद सबसे अनोखी बात, उस सब पर एक साथ हंस भी सकते हैं। जाते जाते एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है। ये जो हंसी है, क्या ये पूरी तरह इनवॉलंटरी है, जैसे छींक आती है, या ये ज्यादातर कम्युनिकेटिव है, जिसे हम कंट्रोल करते हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है, और इसका जवाब शायद कहीं बीच में है, या दोनों का मिक्सचर है। और एक और सवाल सोचने लायक है। क्या? कि हास्य कितना यूनिवर्सल है? क्या कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर कल्चर के इंसान को फनी लगेंगी, या ये पूरी तरह से कल्चरली स्पेसिफिक है? वाह, ये तो और गहरे सवाल हैं। हाँ, ये ऐसे सवाल हैं जो हमें फिलॉसफी से आगे साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, सोशियोलॉजी की तरफ ले जाते हैं। सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है।